जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने नोटिफाई करी हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस को। ये अप्लाई करती हैं भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे। ये रूल्स हैं जो कि डिज़ाइंड हैं डिस्क्रिमिनेशन को कैंपसेस पे प्रिवेंट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ के बीच में हार्मनी, और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ SC, ST, OBC, वुमन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ग को बिलोंग करते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए यूजीसी के तहत उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगे, इक्विटी कमिटीज़ होंगी जिनको चेयर किया जाएगा वाइस चांसलर के थ्रू। इन कमिटीज़ और कमीशंस के और सेंटर्स के अंदर कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग प्रकार के रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोगों के लिए। इसके साथ साथ इन इंस्टीट्यूशंस को 24/7 365 ऑपरेट भी करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लेंट्स ले पाएँ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ये कंडक्ट कर पाएँ डेमोग्राफिक ऑडिट्स को लेकर, ये इसके साथ साथ आइडेंटिफाई कर पाएँ वल्नरेबल एरियाज कैंपस पे जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और साथ ही में डिप्लॉय कर पाएँ मोबाइल इक्विटी स्क्वाड्स ताकि इन स्थानों पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस पे ना हो। इसके साथ साथ गाइडलाइंस में इक्विटी एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करने की बात की गई है जो कि हॉस्टल्स से लेकर अलग अलग प्रकार के जो पॉइंट ऑफ सेंटर्स हैं वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहेंगे ताकि वो कंप्लेंट्स को रिसीव कर पाएँ। इन गाइडलाइंस के तहत यूजीसी ने एक चीज़ बहुत क्लियर कट बोलने की कोशिश करी है कि ये गाइडलाइंस जो हैं इनका कंप्लायंस किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए ऑप्शनल नहीं बल्कि कम्प्लीटली मैंडेटरी है। और ये मैंडेटरी इस प्रकार से भी है कि उस संस्था की फंडिंग, उसका रिकग्निशन, एक्रेडिटेशन, हर चीज़ जो है वो लिंक्ड होगी कि अगर वो पर्टिकुलर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को बना के रन कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक परमानेंट ग्रीवेंस फ्रेमवर्क यहाँ पर प्रपोज किया गया है जिसके तहत पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार का कैंपसेस पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रकार की जो अपोजिशन बार बार उठ रही है वो ये है कि किन पर्टिकुलर गाइडलाइन से क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ पर है वो रुके बिना जनरल कैटेगरी के लोगों को हैरेस किया जाए। अब ये जो चर्चा अक्सर उठती है, ये चर्चा यहाँ पर इसलिए समझने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ जो गेम खेला गया है ये बड़ा अलग है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले लगभग 1.5 से 2 हफ्ते से जितने भी अखबारों से लेकर यूट्यूब के अलग अलग माध्यम पर जितने भी एनालिसिस यहाँ पर पोर्ट्रे किए जा रहे हैं उनको सुनने के बाद मुझे एक चीज़ जो क्लियरली समझ आई वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस पूरे डिबेट को जिस रियलिटी के तहत एक्सप्लेन करना था वो रियलिटी के तहत एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर पाया। अब जो एक्सप्लेनेशन शायद मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको सुनकर कुछ मिनट ऐसा लगेगा कि शायद मैं टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ, पर वो डाइग्रेशन नहीं है। उस चीज़ को ध्यान से समझ के सुनने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सारा रहस्य इस टॉपिक का उसी पॉइंट पे छुपा हुआ है। यहाँ पर यूजीसी ने जिस प्रकार से ये जो गाइडलाइंस बनाई हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये गाइडलाइंस पहली बात तो यूजीसी ने एक टेम्पलेट के तहत उठाई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक टेम्पलेट था जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। ये जो टेम्पलेट वेस्टर्न कंट्रीज़ का था ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोप और यूएस में कुछ दशक पहले वहाँ पर आया था, और जब वो आया था तो उसके बाद ये बड़े लंबे समय तक वहाँ पर इवॉल्व हुआ और उसके एवोल्यूशन के दौरान कुछ क्राइसिस भी आए। उन क्राइसिस के बाद फाइनली सीमेंट होकर ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के जो फ्रेमवर्क्स वहाँ पर बने उनको फिर इवेंचुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूनिवर्सलाइज किया, और फिर उनको यूनिवर्सलाइज करने के बाद भारत ने भी यूजीसी के इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के तहत उन्होंने उसी टेम्पलेट को कॉपी करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों को बहुत गहरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में और यूएस में ये डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस की गाइडलाइंस पहली बात तो इमर्ज कैसे करी। 20th सेंचुरी में जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएस और यूरोप की थी ये उस समय जूझ रही थी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के तहत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने कोलोनियलिज्म किया हुआ था। कोलोनियलिज्म करने के कारण इन्होंने अलग अलग विश्व की कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बनाकर वहाँ के लोगों के ऊपर ब्रूटल अत्याचार किए थे।
तो एक ऐसी बेचैनी इनके मन में उस समय हमेशा थी कि ये जो हमने एक घोर पाप और अपराध किया है, इस पाप और अपराध से पहली बात तो हम मुक्ति कैसे पाए। दूसरा, इन कंट्रीज़ में रेसिज्म की एक प्रॉब्लम बड़ी पेक्यूलियर है, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट रेस जो है ये अपने आप को हमेशा से सुपीरियर रेस समझती आई है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बात ब्राउन्स और ब्लैक्स, ब्राउन्स यहाँ पर जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है खास करके एशियन लोगों के लिए, और ब्लैक्स जो कि बेसिकली अफ्रीकन वर्ग के लोग हैं। अब इन लोगों ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रेसिज्म के तहत भी बहुत लोगों पर अत्याचार किया। वाइट सुपीरियॉरिटी के तहत इन्होंने ब्राउन्स और ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया। तीसरा अत्याचार इन लोगों के तरफ से, इनकी सोसाइटी के अंदर जो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये लोग वुमन को, यानी कि महिलाओं को इक्वल राइट्स कभी भी नहीं देते थे। जिसने भी वुमन राइट्स की पूरी मूवमेंट पढ़ी है वो ये बात जानेगा कि आफ्टर ऑल 1970 और 80 के दशक में ही मेजॉरिटी यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्रीज में वुमन को, महिलाओं को एक तरीके से जाकर सिविल पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स फाइनली मिले। अब यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि ये जितनी भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, ये सारी की सारी सोसाइटीज़ पहली बात आज कहने को सेकुलर हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सारी क्रिश्चियन हैं। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये जितनी क्रिश्चियन सोसाइटीज़ हैं ये पूरी की पूरी इतिहास की इंटरप्रिटेशन क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्रिन्स के तहत ही देखती हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन होता है सिन, पाप, इस चीज़ को लेकर। और आज भी ये कंट्रीज़ के थॉट प्रोसेसेस में ये क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्रिन्स अभी भी इनको इंस्पायर और वर्क करते हैं, इवन दो ऑन फेस ऑफ इट ये कंट्रीज अपीयर करती हैं एज इफ ये सेकुलर हैं। 20th सेंचुरी में इन कंट्रीज़ के ऊपर जितना यहाँ पर ये गिल्ट था, इनके दिल के ऊपर जितना ये बोझ था, खास करके बोझ था विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जेंडर को लेके इनजस्टिस करने का। उसके बाद यहाँ पर जो बोझ था ब्राउन्स और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने का। उसके बाद जो ये बोझ था कॉलोनियलिज्म का, जो इनको बेचैनी प्रोड्यूस करके रात को सोने नहीं देता था। ये वो चीज़ें थीं जिसकी वजह से पहली बात इन कंट्रीज़ ने 1950-60 के दशक से ये सोचना शुरू करा सबसे पहले कि इस बोझ को हल्का कैसे किया जाए। सेकुलर फ्रेमवर्क्स के तहत तो कोई आंसर मिलना नहीं था, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क्स में आंसर ढूंढा। उस क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क्स में आंसर इन्होंने ये ढूंढा कि हमने कहीं ना कहीं सोसाइटी में इतने डिफरेंसेस, वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म के नाम पर इतने डिफरेंसेस पैदा कर दिए थे कि इन डिफरेंसेस को अब हमें करना है रिकंसाइल। अब हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में लानी है फेयरनेस, अब हमें इंश्योर करना है जस्टिस। अब ये जो फेयरनेस और जस्टिस की थ्योरियाँ इनके मन में उस समय बनने लगीं, ये बनी क्योंकि क्रिश्चियनिटी का वो जो प्रिंसिपल था सिन, पाप, उस सिन और पाप को ये लोग बेसिकली ओवरकम करना चाहते थे। तो जब इन्होंने इतिहास को क्रिश्चियनिटी के इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिन के नज़रिए से देखने की कोशिश करी, तब जाकर इन्होंने इस प्रॉब्लम का ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इवॉल्व करी कि प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जितने भी यहाँ पर अत्याचार हमने किए, इन अत्याचारों को एक साइंटिफिक तरीके से ओवरकम करने की आवश्यकता है। सोसाइटी में एक जस्टिस और फेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। अब जब ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आई तो इस अंडरस्टैंडिंग को मटीरियलाइज करने के लिए ग्रेजुअली समाज में इन देशों के इवॉल्व हुए डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के फ्रेमवर्क्स। तो ये जो DEI है, जो UGC की गाइडलाइंस का आज एक कोर ड्राइविंग प्रिंसिपल है, समझिए इसको। ये DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस का जो फ्रेमवर्क है, ये इन कंट्रीज में, इन देशों में इस क्रिश्चियनिटी के पाप के कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए इवॉल्व हुआ। अब जब ये इवॉल्व हुआ वहाँ पर, तो इन्होंने बोलने की कोशिश करी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के तहत सोसाइटी के अंदर जहाँ जहाँ पर जस्टिस नहीं है, जहाँ जहाँ पर फेयरनेस नहीं है, हम वहाँ पर जस्टिस और फेयरनेस इंश्योर करेंगे। जस्टिस और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए इन देशों ने क्या बात बोली? इन्होंने कहा कि भाई फॉर दैट मैटर, अगर हमारी सोसाइटी में रेसिज्म की प्रॉब्लम है, गौर कीजिए, रेसिज्म की प्रॉब्लम है, अगर वाइट्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वो कहते हैं कि ब्राउन वर्ग और ब्लैक वर्ग के लोग जो हैं वो इन्फीरियर हैं,
तो हम डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस फ्रेमवर्क्स के तहत इन वाइट लोगों को पहली बात तो बोलेंगे कि आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस मोमेंट पर अब ये होनी चाहिए कि आप लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कीजिए। आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके एक इंक्लूसिव माहौल क्रिएट कीजिए। तो वाइट वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन प्लेस करने की कोशिश करी। वो ऑब्लिगेशन ये था कि आप जो है ब्राउन और ब्लैक लोगों को सोसाइटी में उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उन लोगों को इंक्लूसिव तरीके से अपने लाइफ का हिस्सेदार बनाइए। कैसे? उनको अपनी कंपनियों में नौकरी दीजिए, उनको सरकार में नौकरी दीजिए, उनको जहाँ जहाँ पर सपोर्ट हो आर्थिक तौर पर वो दीजिए। तो डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस के फ्रेमवर्क के तहत ये जो रेसिज्म की प्रॉब्लम थी वेस्ट में, इस रेसिज्म की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो वाइट वर्ग है, जो गोरा वर्ग है, उसके ऊपर बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होगा कि वो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस पे काम करेगा। अब सरकारों के ऊपर भी यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन प्लेस किया गया, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार हो, जर्मनी की सरकार हो, फ्रांस की सरकार हो, ये सारे देश थे जिन्होंने कॉलोनियलिज्म इतिहास में किया था। इनके ऊपर भी 1950-60 के वर्ग दशक में इन सरकारों के ऊपर भी एक बर्डन डाला गया। बर्डन क्या था कि अब आप कॉलोनियलिज्म के पाप को धो। अब वो कॉलोनियलिज्म के पाप को धोने का तरीका क्या है? डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस। कैसे? कि वो गरीब देश, जिन गरीब देशों को आप एक्सप्लॉइट करके आए थे, उन गरीब देशों की मदद करो, उनको विकास कार्य के पाथ पर लाओ। इस कॉन्टेक्स्ट में, वैसे हम इस टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहे, पर ध्यान दीजिए इंटरलिंक्ड है। इस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। नॉर्थ को यहाँ पर कहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड, साउथ को यहाँ पर कहते हैं अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। तो नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल नॉर्थ जिसको बोलते हैं, उनको ये ऑब्लिगेशन पेश करके बोला गया कि आपका उद्देश्य है कि आप बेसिकली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं आप उनमें विकास करवाइए। आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेंगे तभी जो है आप बेसिकली अपने पापों को धो पाएंगे। और वहाँ पर एक थ्योरी इमर्ज हुई, वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन्स बर्डन मीन्स कि जो गोरे लोग हैं उनके दिल के और दिमाग के ऊपर एक बर्डन है कि जब तक पूरा विश्व का विकास नहीं होगा, जब तक हम उन देशों में जहाँ पर हम लूट के आए हैं उन लोगों को, जब तक उस पॉइंट को अंडू नहीं करेंगे विकास के तहत, तब तक जो है चीज़ें हमारे पाप की नहीं धुल पाएंगी। तो गौर करने की कोशिश कीजिए कि ये डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस का फ्रेमवर्क पहली बात एक गिल्ट को ओवरकम करने के लिए वेस्ट में इमर्ज हुआ। दूसरा, ये इमर्ज हुआ रेसिज्म की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तीसरा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में सॉल्यूशन पे गौर कीजिए कि जब आपने वाइट वर्ग के जो सफ़ेद गोरे लोग थे उनको ये बात बोली कि आपको ब्राउन और काले वर्गों के लोगों को उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके एक इंक्लूसिव माहौल क्रिएट करना है, तो उस दौरान इस पर्टिकुलर नीति के तहत इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी पहली बात तो प्रमोट करने के लिए इन देशों ने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। निजी कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में आर्थिक तौर के सपोर्ट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कमेटीज बनी, कमीशंस बने, बॉडीज बनी, और इन बॉडीज में इन सारे वर्गों के लोगों को बिठाया गया। इन सारी बॉडीज, कमिटीज, कमीशंस में बोला गया ठीक है ब्राउन लोग 2-4 तुम आ जाओ, ब्लैक लोग 2-4 तुम आ जाओ, वुमन महिलाएं 2-4 तुम भी आ जाओ। एक पूरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में समस्या क्या थी? इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के तहत प्रमोट करना था डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस, पर वो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए आपने क्या बर्डन किसके ऊपर डाला? गोरे के ऊपर, वाइट वर्ग के लोगों के ऊपर। उनको बोलने की कोशिश करी ये चीज़ कि आपका अब ऑब्लिगेशन है, आप ये इंश्योर करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये सारे पिछड़े जो वर्ग हैं इनको जस्टिस और फेयरनेस मिले। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 से 3 दशकों का डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस के फ्रेमवर्क का रिजल्ट ये है कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क वेस्टर्न कंट्रीज में कोलैप्स कर चुका है। कोलैप्स क्यों कर चुका है? ये इसलिए कर चुका है क्योंकि जब आप यहाँ पर एक वाइट वर्ग यानी कि एक गोरे को ये बात बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि तुम ब्राउन और काले लोगों को जो है इंक्लूसिवनेस लाकर उनको एकजुट करो,
तो पहली बात, ये बोलने से ही आप उस वाइट वर्ग के व्यक्ति में ये चीज जता रहे हो कि तुम अलग हो, ये अलग हैं। चीज को समझ रहे हो आप? जब आप एक पुरुष को ये बात बोल रहे हो कि आपको कानून ऐसा बनाना है कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले, तो पुरुष के अंदर एक फीलिंग ऐसी जगाई जा रही है कि महिलाओं के पास जो वोटिंग राइट नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि महिलाएं पुरुष के कंट्रोल में रहती हैं। आप जब इस प्रकार के फ्रेमवर्क्स क्रिएट करते हो तो सोसाइटी में कोहेशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर यूनिटी और एकता बढ़ाने के नाम पर आप इन रियलिटी क्या करते हो कि सोसाइटी में और बंटवारा पैदा कर देते हो। आज आप वेस्टर्न सोसाइटीज में देखो, क्या वहां पर वेस्टर्न सोसाइटीज में अभी भी ये सो कॉल्ड डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के इतने फ्रेमवर्क्स आने के बाद क्या आज की डेट में वहां पर ब्लैक वर्सेस वाइट की लड़ाई नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या इन पर्टिकुलर वेस्टर्न सोसाइटीज में आप मुझे बताइए कि क्या आज भी ये लोग एशियन लोगों को ये DEI के फ्रेमवर्क के बाद अपने नागरिक बनाकर वहां पर रखना चाहते हैं? हर एक उस व्यक्ति से पूछिए जो आज की डेट में बाहर रह रहा है, देश के भारतीय नागरिक, उसको वहां पर सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहना पड़ता है, चाहे वो जितना मर्जी इकोनॉमिकली पावरफुल क्यों ना हो। इवेंचुअली चीज को समझिए कि जब आप ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिस फ्रेमवर्क के तहत आप ये चीज कहते हैं कि तुम्हारे पे एक ऑब्लिगेशन है कि तुम इस वर्ग को डाइवर्स और इंक्लूसिवनेस के तहत बुलाओ, तो पहली बात आप उसके अंदर एक फीलिंग जगा देते हो और उसको रीइंफोर्स कर देते हो वो कह के कि तू अलग है, एकता नहीं बढ़ती। अब यहां पर दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि UGC की ये जो गाइडलाइंस हैं जो कागज पे दिखने में कहती हैं कि हम फेयरनेस को प्रमोट करेंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भारत में एक रियलिटी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC वर्ग पे और खास करके उनमें से भी SC ST वर्ग पे जो अत्याचार हैं, ये एक ग्राउंड रियलिटी भारत की है। कोई इस पॉइंट से डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो भारत के अंदर SC ST OBC वर्ग के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जिस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन उन वर्गों को झेलनी पड़ती है, जो आज भी 21वीं शताब्दी में वो झेल रहे हैं, उस चीज को टैकल करने के लिए पहली बात ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल है डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस वाला, वो फ्रेमवर्क पहली बात भारत में कामयाब नहीं होगा। पर फिर अब आपके मन में सवाल आएगा कि यदि ये फ्रेमवर्क अगर बाहर फेल हो गया, वहां पर कामयाब नहीं हुआ, तो फिर हमने क्यों अपनाया? ये दिक्कत है हमारे देश की फाउंडेशनल स्ट्रक्चर की। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी से लेकर आज तक इस देश में कोई भी सरकार आई हो, हर एक सरकार एक ही नीति को अपनाती आई है कि यहाँ पर हमने एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि हम अपने सिविल सर्वेंट्स को बाहर विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने भेजते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टडी टूर्स करने भेजते हैं, और वहाँ पर जाकर जब ये लोग स्टडी टूर्स करके आते हैं तो ये स्टडी टूर्स के तहत वो फ्रेमवर्क्स को वहाँ पर पढ़ लेते हैं और उन फ्रेमवर्क्स को आकर भारत में ये रेकमेंड करते हैं और कहते हैं कि अब इन फ्रेमवर्क्स को भारत में भी यूनिवर्सल टेम्पलेट बनाकर अपनाया जाए। आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के फ्रेमवर्क के बेसिस पे जब आप UGC में ये गाइडलाइंस बना रहे हो, आपने ये चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करा उस समय कि ये पूरी गाइडलाइंस जिसका टेम्पलेट आपने बाहर के देशों से उठाया है कि वो बाहर के देशों में कंप्लीटली ये एक फेल्ड स्ट्रैटेजी है। अब ये फेल्ड स्ट्रैटेजी वहां पर क्यों है, ये मैंने आपको पूरा उदाहरण दिया, लेकिन ये भारत में स्ट्रैटेजी क्यों फेल करेगी, अब उस चीज़ को समझिए आप। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस का पूरा फ्रेमवर्क विदेशी कंट्रियों से जिसको हमने कॉपी किया, उसका ओरिजिन हुआ था एक मॉरल गिल्ट में, उसका ओरिजिन हुआ था क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्रिन ऑफ सिन में कि हमने कुछ पाप किए, उन पापों की सजा से प्रायश्चित करते हुए हमें माफ़ी मांगनी है। उसको अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के जो फ्रेमवर्क्स बनाए थे, वो चाहते थे कि रेसिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आप देखिए कि वो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के फ्रेमवर्क्स जिसको आपने रेसिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया था, आप उसको आज की डेट में भारत के अंदर अपनाकर कास्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना रहे हो। सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि आपने एक रेसिज्म के फ्रेमवर्क को कास्टिज्म के फ्रेमवर्क को सॉल्व करने के लिए अपना दिया। आप इस ट्रैप में फंस गए।
क्योंकि यही चीज पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल डीप स्टेट करना चाहता है। ग्लोबल डीप स्टेट जो है उसका सिर्फ उद्देश्य सोशल साइंसेज के माध्यम और डिसिप्लिन में ये है कि पूरे वर्ल्ड में एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स सेम होने चाहिए। भारत के अंदर भी एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स विश्व के होने चाहिए। गौर कीजिए कि विश्व में समस्या रेस की है, भारत में समस्या कास्ट की है। आपने रेस इज इक्वल टू कास्ट कर दिया, और जब आपने ये रेस इज इक्वल टू कास्ट कर दिया, ये वैसे तो पूरा एक डिबेट है जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूं, और उसके बाद इतना अश्योर कर सकता हूं कि जो ये डिबेट के बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि कैसे भारत के अंदर रेस थ्योरी को इम्पोज करके कास्ट थ्योरी के ऊपर भारत में ये जो गेम खेला जा रहा है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि आपने एक रेसिज्म के प्रॉब्लम को टैकल करने वाला फ्रेमवर्क कास्टिज्म के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहां अपना लिया, तो बाय डिफॉल्ट इसके स्ट्रक्चरली ये फ्रेमवर्क यहां पर फ्लॉड है। ये प्रॉब्लम यहां पर इस कारण से सॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने जब ये स्ट्रक्चरल लेवल पर कॉपी कर लिया एक ऐसा फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क के तहत आपने भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी जो कि एक इंडिजिनस भारतीय समस्या है, तो आप जाहिर सी बात है कि उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इस पूरे विषय के ऊपर जितना भी मैं डिबेट सुन रहा हूं, उस डिबेट में केवल एक ही चीज है कि गाइडलाइन क्या थी, लेकिन कोई बंदा इस चीज पे चर्चा आयरोनिकली ना तो प्रिंट मीडियम यानी कि न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में कोई कर रहा था और ना ही यूट्यूब पे कर रहा था कि बॉस ये जो स्ट्रक्चरल लेवल पर फ्रेमवर्क को कॉपी पेस्ट करने का हमने काम किया है, अल्टीमेट प्रॉब्लम इस समस्या की यहां पर है। तो ये चीज को समझिए कि ये फ्रेमवर्क भारत में इसलिए नहीं कामयाब होगा क्योंकि रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता, कास्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रिफॉर्म हो सकता है। आप रेस में पैदा होते हैं, आप अगर काले पैदा हुए हैं या गोरे पैदा हुए हैं तो वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप किसी कास्ट में पैदा हुए हैं, उस कास्ट के अंदर कोई रिफॉर्म्स किए जाए तो वो रिफॉर्म्स कास्ट में पॉसिबल हैं। भारत के इतिहास के दौरान कई ऐसी रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं, कई ऐसे रिफॉर्म लीडर्स, रिफॉर्मिस्ट लीडर्स भी रहे हैं जिन्होंने कास्ट में रिफॉर्म्स किए हैं। फर्क ये है कि एक स्टैटिक चीज जिसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता और एक फ्लूइडिक चीज जिसमें रिफॉर्म हो सकता है, उन दोनों के पैरामीटर्स और फ्रेमवर्क्स ऑफ डिस्कशन सेम नहीं हो सकते। मुझे सिर्फ इस चीज को लेकर आश्चर्य होता है 15 साल से यूपीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद कि भगवान जाने देश में किस प्रकार का क्या रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पर, जिसको मैं आज तक कभी ना समझ पाया। और बहुत भगवान की दुआ मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस एग्ज़ाम में फेल करके ये इंश्योर किया कि मैं इस पर्टिकुलर कचरे का हिस्सा नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप सोच के देखिए कि अभी भी वही कल्चर चल रहा है कि वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स को ब्लाइंडली कॉपी करना, ये बिना इस चीज़ को समझे हुए कि वो स्टैटिक फ्रेमवर्क्स हैं जो भारत के फ्लूइडिक इंडिजिनस भारतीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है। जब आप ये चीज़ को समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों आज तक हम कभी भी यहाँ पर भारतीय वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। क्यों आज की डेट में भी फॉर दैट मैटर प्रमोशन ऑफ इक्विटी वर्ड यूज करना पड़ रहा है यूजीसी को। क्यों ये वर्डिंग हमारे को बाहर की कंट्री से कॉपी करनी पड़ रही है। रूट कॉज ऑफ समस्या को समझ लीजिए। एंड में सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है, रेस कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, कास्ट कैन बी रिफॉर्म्ड, रेस इज नॉट कास्ट। और जब आपने रेस को कास्ट को सॉल्व करने के लिए लगा दिया, फेलियर इज इमिनेंट। धन्यवाद।